डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था कि टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें किसी एक एक्सप्लांट या कार्टोतक को किसी कल्चर मीडियम में रख करके उसकी वृद्धि कराई जा सकती है। इसको हम एक और नाम देते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। इससे जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और जीएमओ बनाने के लिए जीन को एक जगह से दूसरी जगह यानी एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफर करना होता है। इसको ट्रांसफर करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं। Today's our topic is what is the method of biotechnology which we use in tissue culture। कि भाई कौन कौन से मेथड हम काम में लेते हैं। तो पहला हम देखें कि इसमें क्या होगा, जीन स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ जीन। तो ट्रांसफर ऑफ जीन क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। जीन का ट्रांसफर दो तरह से होता है, एक तो होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफर और एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफर। अब बात करें इनडायरेक्ट ट्रांसफर की। इनडायरेक्ट ट्रांसफर में किसी वाहक या वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमने प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफेज, इन वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। और डायरेक्ट मेथड में कोई वेक्टर हमें नहीं चाहिए होता है, हम जीन को डायरेक्ट ही एंटर करा सकते हैं। अब इन दोनों मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मेथड के बारे में देखें। तो इनडायरेक्ट मेथड यानी वह मेथड जिसमें जीन ट्रांसफर के लिए वाहक या वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले लें टीआई प्लाज्मिड या पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डाइकॉट होता है, द्विबीजपत्री पादप होते हैं, उनमें जीन के स्थानांतरण के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसिस से प्राप्त टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। ये टीआई प्लाज्मिड में डिजायरेबल या अच्छे डीएनए को उसमें जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मीन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें सेकंड होता है वायरस से। इसमें बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जिसके डीएनए को जोड़ दिया जाता है और जैसे डीएनए तथा आरएनए वायरस से प्राप्त जो जीन होते हैं, डीएनए तथा आरएनए वायरस से प्राप्त जो जीन होते हैं, उस जीन को हम किसी वेक्टर की सहायता से किसी अन्य पौधे में ले जाते हैं जिससे मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जा सकते हैं। इसी तरह से फिर होता है प्लांट्स के अंदर इन प्लांटा टेक्निक को 1987 के अंदर डिस्कवर किया था। इन प्लांट के अंदर, इसके अंदर किसी वेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि जो जीन होता है उसको जीन को डायरेक्ट ही प्लांट में एंटर कर दिया जाता है। यानी यहाँ किसी वेक्टर या वाहक की आवश्यकता नहीं होती है और जीन को डायरेक्ट ही प्लांट के अंदर एंटर कर दिया जाता है। प्लांट से संबंधित है, इसीलिए इसको कहते हैं इन प्लांटा टेक्निक। फिर है डायरेक्ट जीन स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ जीन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट मेथड जैसा आप जानते हैं कि इस मेथड के अंदर किसी भी वेक्टर या वाहक की आवश्यकता नहीं होती है और जीन को डायरेक्ट ही एंटर करवा दिया जाता है। इसमें कुछ केमिकल्स लिए जाते हैं, जैसे पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फॉस्फेट। इन केमिकल्स की सहायता से किसी जीन को डायरेक्ट ही टारगेट सेल में या जिस कोशिका में हम स्थानांतरण करवाना चाहते हैं उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके लिए नॉर्मली पीईजी, पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है, जिससे डीएनए को इंड्यूस या प्रेरित कर दिया जाता है कि जो भी बाहर का डीएनए आए उसको वह एब्जॉर्ब कर ले, ग्रहण कर ले। जैसे मान लीजिए ये एक डीएनए, इसके अंदर हमें दूसरा डीएनए जोड़ना है, तो हम ये इसको दूसरा डीएनए जोड़ दिया।
अब ये दूसरा डीएनए क्यों लेगा इस डीएनए? इसके लिए इसको प्रेरित करना पड़ेगा, इंड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं मान लीजिए आप किसी से उधार लेना चाहते हैं, तो वह आपको उधार क्यों देगा? गारंटी देनी पड़ती है। तो वो गारंटी जो देने का काम करता है वो है पॉली इथाइल ग्लाइकोल, पीईजी देने का काम करता है। इसमें हम एक फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर है, भौतिक विधियां होती है ये। इसमें क्या है, कुछ ऑपरेटर्स काम में लेते हैं। जैसे हमने ये एक काम लिया जीन गन, ये बहुत ही प्रचलित और अच्छा मेथड होता है। तो ये एक जीन गन बनाई है। जिस तरह से एक बुलेट को छोड़ने के लिए गन होती है, उसी तरह से जीन को छोड़ने के लिए भी एक गन होती है जिसे कहते हैं जीन गन। तो जीन गन, देखो सबसे पहले देखते हैं जीन गन की क्या स्ट्रक्चर होती है। ये एक है फायर पिन। जैसे हम, हमारे पास में घोड़ा है, वो होता है जिसको हम जैसे ही दबाते हैं वैसे ही बुलेट आगे निकलता है। तो ये फायर पिन होती है। इसमें ये होता है कार्ट्रिज। कार्ट्रिज कार्ट्रिज ये है माइक्रो प्रोजेक्टाइल। माइक्रो प्रोजेक्टाइल, इस माइक्रो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर एक स्थान बना हुआ होता है जिसमें होती है डीएनए कोटेड बुलेट। जिस डीएनए को हमें एंटर करवाना होता है टारगेट सेल में या लक्ष्य कोशिका में, उसमें डिजायरेबल डीएनए का कोट बना लिया जाता है। कोट चढ़ा देते हैं, कोट चढ़ाने के बाद में इसको ले लेते हैं। ये बुलेट गोल्ड की या टंगस्टन की बनी हुई होती है। ये एयर है। जब किसी बुलेट बाहर निकलता है तो उसमें एयर निकलती है। उस एयर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसको एयर यहाँ से बाहर निकलती है। नीचे ये गन का मुंह होता है और यहाँ पे टारगेट सेल होती है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब जहाँ पे भी हमें टारगेट करना होता है वहां पे उस गन को रख दिया जाता है। जैसे यहाँ से जब भी बुलेट आएगा तो वो सीधा न्यूक्लियस में आ जाएगा। अब इन सब मेथड को जोड़ते हुए मैं दोबारा कर रहा हूं कि डिजायरेबल या वांछित डीएनए को किसी टारगेट कोशिका या लक्ष्य सेल में एंटर कराने के लिए जीन गन मेथड का यूज किया जाता है। इस मेथड में एक माइक्रो बुलेट का यूज किया जाता है। यह माइक्रो बुलेट टंगस्टन और गोल्ड से मिलकर के बने हुए होते हैं। इस पे डीएनए की कोट बना दी जाती है। अब इसे जीन गन के माइक्रो प्रोजेक्टाइल में रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया? माइक्रो प्रोजेक्टाइल में। और इसका जो टारगेट जो होता है हमें जिसमें एंटर करवाना है, यानी लक्ष्य कोशिका या टारगेट सेल के ऊपर कर दिया जाता है। जब यह पूरी तरह से एपेटस सेट हो जाता है तो उसके बाद में इस फायर पिन से फायर कर दिया जाता है। जैसे ही फायर करेंगे वैसे ही ये जो डीएनए लेपित जो बुलेट है या गोली है, ये यहाँ से एंटर करती हुई सीधी न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है, केंद्रक में चली जाती है। और केंद्रक में जाने के बाद में इसके अंदर जो इस पे कोट लेपित कोट होता है वो कोट घुल जाता है और वो इस टारगेट सेल के न्यूक्लियस से जैसे ये जुड़ जाते हैं, मतलब डीएनए से ये जुड़ गई। तो हमारा मकसद होता है जीन को ट्रांसफर करना, चाहे वेक्टर से करें चाहे डायरेक्ट करें। हमने इसमें डायरेक्ट काम में ले लिया है, इसको कहते हैं जीन गन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, जीन गन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ छोटे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि जो बुलेट होती है किसकी बनी होती है, तो ये होती है गोल्ड एंड टंगस्टन की। और इसका साइज क्या होता है? तो साइज होता है 123 मिली माइक्रोन। तो इसका साइज होता है 123 मिली माइक्रोन, इसका साइज होता है। नेक्स्ट, इसमें जीन के ट्रांसफर के लिए जो काम में लिए जाता है, ये इसका जाना लेवल डायग्राम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखना, ध्यान से ड्रॉ करना और लेवल डायग्राम इसका ढंग से बनाना। नेक्स्ट है लिपोसोम।
लिपोसोम। लिपोसोम एक माइन्यूट थैले के समान, यानी थैली के समान स्ट्रक्चर होती है। ये बहुत ही छोटी होती है। ये जो है फैटी एसिड्स और फैट से मिलकर के बनी हुई होती है। इसमें डीएनए को भर दिया जाता है, फिर इस डीएनए को किसी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें ट्रांसफर किससे हुआ है? इस बैग से हुआ है, थैली से हुआ है, इसीलिए इसको लिपोसोम मेथड कहते हैं। तो लिपोसोम एक माइन्यूट छोटी थैली के जैसी स्ट्रक्चर होती है, बैग के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर उस डीएनए को भर दिया जाता है जिसे हमें ट्रांसफर करना होता है। इसको टारगेट सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्योंकि ये फैट से मिलकर के बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो ये तो डिजोल्व हो जाती है टारगेट सेल में आने पर। ये जो बैग होता है ये तो डिजोल्व हो जाता है और डीएनए एंटर कर जाता है। ये कौन सा है? फॉरेन डीएनए जो इसके अंदर एंटर कर गया। इसी तरह से और एक दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन देखिए, माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन आप सभी ने देखा है। ये एक इंजेक्शन का डायग्राम है, मॉडल डायग्राम है। ये टारगेट सेल है जिसमें ये न्यूक्लियस पाया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन ये बहुत छोटा माइक्रो इंजेक्शन होता है। ये सभी कंप्यूटराइज होते हैं, इतना छोटा होता है कि हम इसको ढंग से देख नहीं पाते। इसके अंदर उस डीएनए को भर दिया जाता है, सॉल्यूशन में उस डीएनए को भर दिया जाता है जो हमें ट्रांसफर करना होता है। किसमें? टारगेट सेल में हमें ट्रांसफर करना होता है। ठीक है। इस माइक्रो इंजेक्शन को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये ठीक न्यूक्लियस के ऊपर हो। बिल्कुल कैसे हो? उसके निडल का हो, न्यूक्लियस के ऊपर हो। जैसे ही न्यूक्लियस के ऊपर निडल होती है तो इंजेक्शन में पीछे की ओर पिस्टन होता है, उस पिस्टन को दबा दिया जाता है। जैसे ही दबाते हैं इसमें से जो डीएनए किसमें आ जाता है? टारगेट सेल के अंदर आ जाता है। तो माइक्रो इंजेक्शन, it is a very minute injection. In this, we can fill the DNA which we want to enter in the target cell. और कुछ समय बाद में इसको टारगेट सेल के ऊपर सही जो पोजीशन पर रखकर इसको पिस्टन को दबा दिया जाता है, जिससे जो इसमें डीएनए होता है वो उस टारगेट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। लेकिन ये बहुत छोटे होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारे जीन गन हो, चाहे ये सूक्ष्म इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन हो, ये सब कंप्यूटराइज प्रोसेस होता है, उसी से किया जाता है। अब हमने जीन ट्रांसफर कर लिया, हमने ऑर्गेनिज्म बना लिए। अब इन ऑर्गेनिज्म को कहते क्या हैं, क्या इसका यूज होता है, टिश्यू कल्चर का क्या यूज होता है? तो इसको कहते हैं GMO, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहें तो आनुवांशिक रूपांतरित पौधे, और ज्यादा कहें इसको ट्रांसजेनिक पौधे। इस प्रकार के प्लांट्स जो जीनों के ट्रांसफर से बनते हैं उसको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, और इस प्रकार के एनिमल जो जीनों के ट्रांसफर से बनते हैं उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। इसको बनाने के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, यानी डीएनए पुनर्योगज तकनीक काम में ली जाती है, जो आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से डीएनए से काइमेरा, जिसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और इसको होस्ट सेल में एंटर करा दिया जाता है। अब इससे क्या बनाया गया है कि भाई जीएमओ कौन कौन से जीएमओ? इससे बनाया बीटी कॉटन, बीटी कॉटन ये जीएमओ है, जेनेटिक मॉडिफाइड
प्लांट है जिसको इस टेक्निक के द्वारा बनाया गया है। इसमें एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis, BT मीन्स बैसिलस thuringiensis। इस बैसिलस thuringiensis से एक जीन होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने वाला एक जीन होता है, इस जीन को ले लिया जाता है और इसका ट्रांसफर, जैसे भाई टमाटर के अंदर, सोयाबीन में, चावल में, टमाटर सोयाबीन चावल है, टमाटो है, सोयाबीन है, राइस है, इसमें कर दिया जाता है, जिससे ये जो है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इनमें प्रोटीन कंटेंट काफी बढ़ जाता है। जैसे चावल है, राइस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन नहीं होता। इसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है, किसका? GMO बनाए जाते हैं। अब बात आ रही है बीटी कॉटन की। तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से प्राप्त जो डीएनए होता है, उस डीएनए को कॉटन में एंटर करा दिया जाता है। इससे प्राप्त डीएनए को किस में एंटर करा दिया जाता है? कॉटन के अंदर एंटर करा दिया जाता है। ठीक है, इस कॉटन में एंटर कराने के बाद में जो नई वैरायटीज उत्पन्न होती है उसको बीटी कॉटन कहते हैं। इस बीटी कॉटन की यह स्पेशलिटी होती है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ये मारने का काम करता है। जब भी बैक्टीरिया इस पर अटैक करते हैं खाने के लिए इसको, तो इसमें जीन्स होते हैं, वो जीन क्या होते हैं, उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें बड़ी रोचक चीज है कि इसको सबसे पहले हमारे राजस्थान में गंगानगर में यूज किया जाता है। बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, बीटी बैंगन है, इसका यूज किया गया था। बहुत अच्छी फसल होती है, इससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इसको बैन कर दिया गया। अब आप कहेंगे कि भाई प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, फिर क्यों बैन कर दिया गया? तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि ये इसकी जो रूट्स होती है उस पे इस तरह के सब्सटेंस का सीक्रेशन करता है। ठीक है, इस तरह से पदार्थ को स्रावित करता है जो खुद के लिए तो सही होते हैं पर दूसरे पौधों को मार करके नष्ट कर दें। तो बीटी कॉटन खुद के लिए तो सही है, पर पास के खेत के अंदर कोई सरसों या और कोई लग रहा है तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। अब हमें कॉटन तो चाहिए नहीं होता, सारी चीज चाहिए होती है, लेकिन ये तो दूसरे प्लांट को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, इसीलिए इसको बैन कर दिया जाता है। इसको एक कंट्रोल कंडीशन में ही इसको उगाया जाता है, डायरेक्ट नहीं उगा सकते। इसी तरह से इसमें एक हर्बिसाइड्स या शाक प्रतिरोधी प्लांट भी तैयार किए जाते हैं। इसके लिए ग्लाइफोसेट उत्पन्न करने वाले जीन को किसी प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये ग्लाइफोसेट जो होता है हर्बिसाइड्स की तरह काम करता है, तो ये अन्य हर्बों को मारने का काम करता है। इसी तरह से कई, जैसे ये हर्बिसाइड्स वाले जो बनाए गए थे वो प्लांट थे, जैसे टमाटर थे, पिटूनिया था, टमाटो एंड पिटूनिया, इसमें हर्ब को ये मारने का काम करते थे। इसी प्लांट्स में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती है। उस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम या पुंकेसर को मारना होता है। अब एक एक पुंकेसर को तो हम कहाँ तक काटेंगे, कहाँ तक डिस्ट्रॉय करेंगे? तो इसमें जो जीन एंथ्रीडियम या पुंकेसर को डिस्ट्रॉय करते हैं उसको किसी प्लांट में एंटर करा देते हैं, जिससे उसमें जो पुंकेसर या एंथ्रीडियम बनते ही नहीं है ना, स्टैमिन उसके बनते ही नहीं है। जब नहीं बनेंगे तो ऐसी कंडीशन में ओनली फीमेल फ्लावर रहेगा। तो फीमेल फ्लावर रहेगा तो हम बाहर से उसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करा सकते हैं और इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक है जो एक मैच्योरेशन टाइम होता है। जैसे टोमेटो है, आपने कहा 1 या 2 दिन तक वो सही रहता है, उसके बाद में वो इसके बाल जो गल जाती है, ढीला पड़ जाता है, फिर वो खराब हो जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि ये टोमेटो जल्दी खराब ना हो, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि भाई इसके जो पकने का समय होता है, राइपनिंग पीरियड होता है, उसको बढ़ाना होगा। जो 1 दिन में पक रहा है उसको हमें करना है कि भाई 1 हफ्ते में पके। तो उसके लिए हम कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे। वो एफर्ट क्या होते हैं
कि इसमें कुछ इस तरह के जीन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जिससे इसका राइपनिंग पीरियड या परिपक्व होने का समय बढ़ा दिया जाता है और उस टमाटो को कहते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो। देखिए इस टमाटो में जो फ्लेवर सेवर टमाटो होता है इसके अंदर जो ऊपर की जो कवरिंग होती है या वाल होती है वो इतनी मोटी होती है कि जब ये ताज़ा होता है तो आप इसको दीवार पर मारेंगे तो टूटेगा नहीं बल्कि वापस आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे टोमेटो को हम यहाँ से कश्मीर तक आसानी से ट्रकों में ले जा सकते हैं, टूटेगा नहीं। अदरवाइज टमाटर टूट करके बीच में ही खराब हो जाएगा तो हमारा तो सारी जो मेहनत है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इससे फ्लेवर सेवर टमाटर बनाया जा सकता है। इसी तरह से इससे बनाते हैं सुपर पोटैटो। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले जीन ग्रेन एमेरेंथस से इसको ट्रांसफर कर देते हैं पोटैटो में। तो पोटैटो आपको पता है रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। स्टार्च तो इसमें पाया ही जाता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, साथ में ये प्रोटीन भी बनाएगा। सुपर पोटैटो जिसको नाम दिया गया है। एनवायरमेंट के क्षेत्र में भी बहुत से काम में इसको लिया जाता है। जैसे इससे ये क्या करते हैं, किसी अन्य जाति को नष्ट करने के काम में लिए जाते हैं। जैसे कि ऐसे पौधे बना लें जो हमारे लिए बेकार पौधे होते हैं, उनको ये नष्ट कर दें और खुद आराम से सरवाइव कर दें। जो ट्रांसजेनिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हाई रेजिस्टेंट होते हैं, इनमें इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधकता अधिक पाई जाती है जिससे यह आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वायरस फ्री प्लांट बनाए जाते हैं। कुछ प्लांट एलर्जी उत्पन्न करने वाले होते हैं जैसे पार्थेनियम। ये प्लांट्स को मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनको बायोटेक्नोलॉजी का यदि यूज किया जाए तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। न्यू इम्प्रूव जो डीएनए होते हैं या अच्छे डीएनए होते हैं उसको प्लांट्स में और एनिमल में एंटर किया जा सकता है और इकोसिस्टम में बैलेंस बनाया जा सकता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी उपयोगी होगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट टिश्यू कल्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से उपयोगी है, तो इसमें ये आंसर लिख सकते हैं। अब यूँ कहें कि भाई फ्यूचर में क्या संभावना है टिश्यू कल्चर की, फ्यूचर में क्या संभावना है, क्या स्कोप है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे फ्यूचर में गेहूं तथा चावल व्हीट एंड राइस में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन निफ जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑटोमेटिकली कर लेंगे और फर्टिलाइजर की आवश्यकता बहुत ही कम हो जाएगी। इससे फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। फोटोसिंथेसिस बढ़ गया तो प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। इसमें ऐसे प्लांट तैयार किए जाते हैं जो इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण के लिए अच्छे पाए जाते हैं। इको फ्रेंडली प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। ये पॉल्यूटेंट को दूर करने के काम में ली जा सकती है। और जो वेजिटेबल्स है और फ्रूट्स है इसको हम जिसके पकने के पीरियड को, राइपनिंग पीरियड को कम या अधिक कर सकते हैं। तो इस तरह के प्लांट बनाए जा सकते हैं जिसका सीजनल चेंज पे बहुत ही कम इफेक्ट पड़ेगा। मौसम जब चेंज होता है तो बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा। आगे टिश्यू कल्चर में जाने क्या यूज हो जाए, आगे बहुत से डिस्कवरीज इस पे चल रही है और क्या क्या वैरायटीज आ जाएं इन फ्यूचर हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आएंगे। आप देखिए इंडिया का जो एरिया है 47 में भी उतना ही था, लेकिन पॉपुलेशन तो कम थी, फिर भी सबको फूड मिलता था। आज देखिए इंडिया का एरिया तो वही है जो था, पॉपुलेशन कितनी है उससे 47 से 3 गुना पॉपुलेशन हो गई है, अब भी हमें फूड मिल रहा है। जबकि रहने के लिए स्थान बहुत ज़्यादा चलेगा, जगह जगह मकान बन गए, खेतों की संख्या कम होगी। तब आप सोचिए ये इतना प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। एरिया तो कम है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, कैसे हो रहा है। तो इसका केवल एकमात्र कारण है टिश्यू कल्चर और बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से हमने ऐसे इम्प्रूव्ड प्लांट यानी GMO तैयार किए हैं जिससे प्रोडक्शन अधिक होता है,
इसलिए एरिया कम होने के बावजूद भी प्रोडक्शन हो रहा है। इन फ्यूचर जो एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि क्षेत्र कम हो जाएगा। तो ये भी किया जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं उसकी जो एग्रीकल्चर है वो छतों पे भी किया जाएगा। जैसे धनिया है ना, धनिया है और मिर्ची है, और ऐसे छोटे मोटे प्लांट्स हैं जिसको हम छतों पे उगा करके प्राप्त करेंगे। प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में क्लोरेला, स्पाइरुलिना जो एल्गी है उसको यूज किया जाएगा, वो सब गमले में बनाई जाएगी। जैसे फूड हमने बना लिया, अब प्रोटीन तो उसमें कम है, तो प्रोटीन के लिए जैसे हम ऊपर से नमक डालते हैं, इस तरह से थोड़ा सा उसके अंदर फूड प्रोडक्ट डाल दिया, जैसे स्पाइरुलिना डाल दिया और सारे प्रोडक्ट डाल दिए, जिससे उसमें कैपेसिटी बढ़ गई प्रोटीन की। तो फ्यूचर के अंदर बहुत सी टेक्निक का यूज किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए। तो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर। मैंने इसके नोट्स आपको भेज दिए हैं, आपने उसको राइट डाउन कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे, और इसको आसानी से समझना। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।